हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो क्लास 11 का वर्क पावर एनर्जी के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एनर्जी के बारे में। तो हमने वर्क डन और पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आज हम लोग सीखेंगे एनर्जी के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले एनर्जी के बारे में सीखेंगे, फिर एनर्जी कॉन्जर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसके बेसिस में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स तो करेंगे। पहले ये जो चैप्टर है, चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ अभी वैसे वैसे फॉलो अप करके चलिए, तो इजीली आप कुछ भी चीज़ इजीली ग्रिप कर लेंगे। तो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं एनर्जी के बारे में बोलूँ, व्हाट इज एनर्जी, अगर मैं एनर्जी का इधर मैं डेफिनेशन लिखूँ, एनर्जी का मतलब क्या है। जब मैं एनर्जी बोलता हूँ, एनर्जी का मतलब है आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कितना है, आप कितना काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एनर्जी। कितना आपके अंदर काम करने का क्षमता है, कितना आप काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी इज व्हाट, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम आप कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एनर्जी। अभी एनर्जी का यूनिट क्या है, इसका यूनिट है, जैसे वर्क डन का यूनिट था वही जूल और आर्ग, ये है एसआई यूनिट और ये है सीजीएस यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन भी वर्क डन का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन, दैट इज mL²T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी बहुत टाइप का हो सकता है। आपका अगर मैं टाइप्स ऑफ एनर्जी बोलूं, बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हैं, बहुत टाइप का एनर्जी है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैकेनिकल एनर्जी, फिर हीट एनर्जी, उसके बाद क्या है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, फिर और क्या है, मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी। उसके बाद क्या है, साउंड एनर्जी के बाद और भी न्यूक्लियर एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी उसके अंदर जो पड़ता है, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट के अंदर ही आ चुका है थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी ओवरऑल सेम टाइप का है। इसके अलावा हम लोग अगर बोले इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, नंबर 7 मैग्नेटिक एनर्जी, तो एक्सेट्रा वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी ऐसे हमारे चारों तरफ है। तो बहुत टाइप का एनर्जी। अभी आप लोग के क्लास 11 का सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, यही है आपका क्लास 11 का सिलेबस में। और ये जो चैप्टर वर्क पर एनर्जी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर में बाकी कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी नहीं सीखने का जरूरत है। तो इस चैप्टर में क्या होगा, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो बॉडी के मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी का जो मूवमेंट होगा, एक बॉडी का रेस्ट, मोशन, कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग मैकेनिक्स, इससे आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितना टाइप का होता है, मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप का होता है, क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम लोग करें तो मैकेनिकल एनर्जी मेनली डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी, मतलब उसका मोशन क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे पोजीशन में है, सब डील करता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम लोग बोले अभी मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप का होता है, क्या क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये 2 तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी और एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है सर, जो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका पोजीशन है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एनर्जी उसके साथ असाइंड है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मोशन करता है, जब उसके अंदर वेलोसिटी आता है, तब जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी।
तो सबसे पहले अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अभी अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी अगर डिराइव करूं, कैसे करेंगे, तो देखिए इसको डिराइव करने के लिए हमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। थोड़ा इसको मैं डिराइवेशन करूँगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर सोचिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नीचे फेंकूंगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नीचे ऊपर से गिरेगा, इसका हाइट कितना है h है, नीचे कितना g काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g काम कर रहा है। तो इसका अगर मास अगर m है तो डाउनवर्ड क्या इसका फोर्स होगा, mg होगा। तो फोर्स कितना काम कर रहा है उसका, mg। कितना हाइट आना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट एस, और यहाँ पर F डॉट एस एंगल कितना है, इसी तरफ फोर्स है इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो F कितना होगा mg, S क्या है, S का वैल्यू तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा h, और cos 0 का वैल्यू 1, तो mgh। और यही एक्सप्रेशन किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यही है mgh, समझे। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो m जहाँ पर क्या है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं एक्सप्रेशन बोलूं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, नंबर 2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे करेंगे, तो सेम वहां पर मेरा जो ऑब्जेक्ट वहां पर रेस्ट में था, मोशन में नहीं था, उधर क्या था, जो ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा था पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में था, इधर मोशन में होगा। अभी यही ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसका होगा 0, कुछ टाइम बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा v, ठीक है। तो हम लोग और नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g काम कर रहा है। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 gh, हमें ये पता है। तो u स्क्वायर तो 0 है, इधर u स्क्वायर तो 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हो गया। तो h यहाँ से क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाई 2g, यहाँ से मुझे h मिल रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना है इधर 0 डिग्री। तो फोर्स कितना है mg, अभी हमने बोला AC क्या है, AC है हमारा यहाँ पर h, तो h क्या होगा v स्क्वायर बाई 2g इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, सो g कट गया, तो क्या पड़ा है हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिल गया, हाफ m v स्क्वायर। कैमरा में आ रहा है, देख लेता हूँ, हाँ एकदम कैमरा में बढ़िया से आ रहा है। तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल टोटल मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये था हमारा मैकेनिकल एनर्जी। अभी अलग अलग केसेस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो हम लोग करेंगे अभी उसके पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ सीखेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो कंजर्वेशन एनर्जी आप लोग बचपन में भी पढ़े थे कि कोई भी एनर्जी हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से अलग फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या था, याद कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद कीजिए क्या था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लोग पढ़े थे, नो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
it can only be transferred from one body to another body. Energy can neither be created nor destroyed but can only be transferred from one body to another. Energy can neither be created not destroyed but can only be transferred from वन बॉडी टू अनदर। ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो मेन प्रिंसिपल था। मतलब देखिए ऐसा, मेरा घर में जो लाइट जल रहा है, तो मेरा घर में जो लाइट जल रहा है ये कहाँ से जला, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी जाके लाइट जलाया, तो इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में। ये अचानक लाइट एनर्जी कहाँ से आने गया, तो मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी खत्म हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गया, कन्वर्ट होकर ऊपर जो मेरा लाइट जल रहा है तो क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा करके एनर्जी एक फॉर्म से अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसी में हम लोग अगर पढ़े प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वो स्टेट क्या करता है, वो स्टेट करता है फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज conserved. For a system of particles the total mechanical energy is always conserved। मतलब क्या है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा टोटल सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। इसका जो समेशन होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हम लोग प्रूव करके भी दिखाएंगे अलग अलग केस में। तो यही चीज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हर एक पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अभी कैसे कॉन्जर्व रहता है वो हम लोग सीखेंगे। इन दोनों को जल्दी जल्दी अगर नोट करना चाहते कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का अलग अलग केसेस में देखते हैं, प्रूव करते हैं होता है कि नहीं होता है। तो अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो सोचिए यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ये पॉइंट ए है, कुछ देर बाद बॉल मेरा यहाँ पर आएगा पॉइंट बी, और कुछ देर बाद ग्राउंड में आ जाएगा पॉइंट सी। टोटल यहाँ से ये हाइट है h और यहाँ से ये हाइट है x। तो हर एक मतलब अगर ए पॉइंट में टोटल एनर्जी, बी पॉइंट का टोटल एनर्जी, सी पॉइंट का टोटल एनर्जी सेम है, तो उसका मतलब क्या है, एनर्जी यहाँ पर कंजर्व हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट में एनर्जी निकालूंगा, बी पॉइंट में निकालूंगा और सी पॉइंट में निकालूंगा। इसमें जी काम कर रहा है नीचे की तरफ और बॉल का मास क्या है, एम। हाँ, बॉल का मास है एम। तो अगर पॉइंट ए में बोलूँ, पॉइंट ए, और मोशन कहाँ पर है, ऐसा डाउनवर्ड मोशन है बॉल का। तो पॉइंट ए में अगर हम लोग बोलें, पॉइंट ए में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0। तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस पॉइंट में वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल पॉइंट ए क्या हो गया, mgh प्लस 0, दैट इज mgh, इक्वेशन नंबर 1। तो ए पॉइंट में मेरा टोटल एनर्जी मुझे मिल गया। अभी क्या करेंगे, बी पॉइंट में एनर्जी, तो अभी करेंगे पॉइंट बी। पॉइंट बी में देखिए वहाँ पर वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पर ये हाइट है x, ये टोटल है h, तो यहाँ से यहाँ का हाइट कितना होगा, h माइनस x। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ h माइनस x। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ v इक्वल्स टू v,
इस पॉइंट में अगर वेलोसिटी इफ v इक्वल्स टू v होता है तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। इसमें अगर पुट करेंगे v स्क्वायर, यू क्या है 0 प्लस 2g और s क्या है h माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ h माइनस एक्स। तो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2g h माइनस एक्स। तो इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बी पॉइंट में हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज हाफ एम इंटू 2g h माइनस एक्स दैट इज 2 दैट इज mg h माइनस एक्स दैट इज mg h माइनस mg x। ये क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उस पॉइंट में, पोटेंशियल एनर्जी mg x होगा, क्योंकि ये हाइट कितना है x। तो यहाँ से मुझे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो पॉइंट बी में टोटल एनर्जी क्या होगा, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है mg x, काइनेटिक एनर्जी क्या है mg h माइनस mg x। ये तो ये वाला यहाँ से मिला है, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा mg h। तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 में भी जो टोटल एनर्जी था इक्वेशन 2 में भी वही टोटल एनर्जी है। अगर ये चीज़ ही पॉइंट सी में आ जाता है तो क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो देख लेते हैं पॉइंट सी में होता है कि नहीं होता है। सभी फिजिक्स का खेल है, होगा तो मुझे भी पता है, इसे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कैसा होगा। तो अभी पॉइंट सी में हमारा, अभी देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अभी भूल जाइए, अभी ये पार्ट हो गया, अभी पूरा मुझे पॉइंट सी में आइए। पॉइंट सी में जर्नी का शुरू हुआ था, वेलोसिटी 0 था। अगर यहाँ पर अगर वेलोसिटी v होता है एकदम एंड पॉइंट में, तो इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g, टोटल हाइट कवर किया gh, तो यहाँ पर 2gh हो गया, v स्क्वायर 2gh, क्योंकि u तो 0 है स्टार्टिंग से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर दैट इज हाफ m इंटू 2gh दैट इज mgh। और इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mg, लेकिन हाइट कितना है 0 दैट इज 0, क्योंकि इस पॉइंट में हाइट कितना है, हाइट तो 0 है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा, mgh प्लस 0 दैट इज mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए प्रूव हो चुका है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इक्वेशन क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। इसका मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी हमारा कंजर्व हो गया। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में टोटल एनर्जी हमारा क्या हो चुका है, कंजर्व हो चुका है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में टोटल एनर्जी हमारा कंजर्व हो चुका है। समझे कैसा हो रहा है। ये अलग अलग एग्जाम्पल में अगर यहाँ से एक न्यूमेरिकल कराऊँ, यहाँ से किसी बहुत तरह का न्यूमेरिकल्स आता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को कराऊँ कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, आपको बोल देगा इतना हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है जिसका मास है ये, तो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ रीचिंग द ग्राउंड उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is dropped from a height of 10 meter above the ground, above the ground। अभी क्या होगा, find the velocity, find its velocity just when it reaches the ground। ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए मतलब क्या है, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना 10 मीटर, ये ड्रॉप किया गया है। तो एकदम ग्राउंड के रीच करने से एकदम पास इसका वेलोसिटी क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा। तो पॉइंट ए सोचिए, ये वाला पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए में टोटल एनर्जी कितना है,
तो पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, दैट इज m कितना है 2, g को मैं बोल रहा हूँ 10 पकड़ लीजिए, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g को मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ 10, और हाइट कितना बोला है 10, दैट इज 200 जूल। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो गया 200 जूल। अब हम लोग क्या जानते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। सो टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी एट ए, दैट इज इक्वल्स टू 200 जूल्स। तो इन बी पॉइंट में क्या एनर्जी रहेगा, बी पॉइंट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 बाई एम, एम क्या है 2 kg, तो 2 कट गया, तो v क्या होगा अंडर रूट ऑफ 200, दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड क्या है 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझे? ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे ऐसे टाइप का क्वेश्चन करते रहेंगे। बहुत सारे केसेस आएगा, आप एक पॉइंट में एनर्जी निकाल लेंगे तो सब पॉइंट में वही एनर्जी रहेगी, क्योंकि एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी और थोड़ा डिटेल्स में अगर इसको स्टडी करें तो हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक यहाँ से हमें एक चीज़ हमें मिल गया कि हाईएस्ट पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। ये चीज़ नोट डाउन करके रखिए। यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला, एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन मिला है, इसको नोट डाउन करके रखिए। क्या, द पोटेंशियल एनर्जी at highest point is equal to the kinetic energy at lowest point, equal to the kinetic energy at lowest point। वही हमारे प्रिंसिपल यहाँ से मिला है, समझे? ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। व्हाट इज दिस वर्क एनर्जी थ्योरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम को सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं बोलूं वर्क डन, इसका मतलब क्या है F डॉट डी एस, यह है वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट डी एस। तो F का मतलब क्या है, F का मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस। अभी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है m dv dt ds, ठीक है। तो m dt को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो dv ds dt, ds dt का मतलब क्या है वेलोसिटी, सो m v dv हो गया, क्योंकि v का मतलब क्या है ds dt। तो अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट करूं तो m v dv इंटीग्रेट करूं फ्रॉम v1 टू v2, अगर इंटीग्रेट करूं इसको तो क्या होगा m v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा v1 से v2, सो क्या होगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, एंड दिस इज द टोटल वर्क डन, हाफ m v2 स्क्वायर बाई हाफ m v1 स्क्वायर। समझे? तो दिस इज द वर्क डन का फॉर्मूला। और ये से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसी चीज़ को अगर मैं इधर लिखूँ तो क्या मिल जाएगा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, दैट इज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर वर्क डन is the change in kinetic energy, और इसी को बोलते हैं क्या
वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो इससे भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल कराऊं, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कराते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। तो क्या क्वेश्चन दूं? हाँ चलिए एक इजी क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। अगर बोल दें द वेलोसिटी of an object increases from 10 meter per second to 30 meter per second. तो find the work done, find its work डन। और ऑब्जेक्ट का मास आप लोगों को बोल दिया है, 5 kg, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम भूल जाएंगे, बोलेंगे सर आपने तो मुझे पढ़ाया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वर्क का रिलेशन, तो वर्क के साथ वेलोसिटी का क्या रिलेशन, सबको चौंक जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे को वर्क एनर्जी थ्योरम याद रहेगा वो इजीली 2 लाइन में ये प्रॉब्लम कर देगा। कैसे करेगा? क्योंकि उसे पता है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ m कॉमन ले लेगा वो बच्चा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर देगा। तो हाफ m क्या होगा 5, v2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो हाफ इंटू 5 इंटू 900 माइनस 100 करेगा वो, तो होगा हाफ इंटू 5 इंटू 800 दैट इज 2 इंटू 400, 5 4 20 0 0, इतना जूल्स ऑफ क्या करेगा, वर्क करेगा। तो जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे बहुत ही इजीली हम लोग ऐसे वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, समझे। और ऐसे भी आपको दे सकता है, ऑल्टरनेट घुमा के दे सकता है कि आपको वर्क डन दे दिया और बोल देगा कि उसका वेलोसिटी कितना था। तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए, एन ऑब्जेक्ट object of mass 2 kg rolls down before stopping doing 100 जूल वर्क। तो एक बॉडी रोल डाउन कर रहा है कि रुकने से पहले उस कितना वर्क किया था, 100 जूल वर्क। तो फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन है, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो कैसे करेंगे? तो वर्क डन कितना दिया है, वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, रुक जा रहा है बॉडी, तो पहले क्या होगा इनिशियल फिर फाइनल होगा, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा इधर। तो वर्क डन 200 इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर। तो 200 इक्वल्स टू हाफ m कितना है 2 इंटू यू स्क्वायर। तो 2 2 कट जा रहा है, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 200। तो u क्या होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। यही है पार्टिकल का क्या इनिशियल वेलोसिटी, समझे। तो ऐसे करके हम लोग वर्क एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरी लगा के हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे, समझे। सो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम और भी कर देंगे हम लोग। एक छोटा सा चीज़ बाकी है, वो है स्प्रिंग का कितना एनर्जी एसोसिएटेड रहता है, वो भी आप लोग को थोड़ा मैं बोल देता हूँ। एनर्जी एसोसिएटेड इन द स्प्रिंग, या मैं पर्टिकुलरली अगर बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी कितना एसोसिएटेड रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग का फंडा समझिए, ये एक स्प्रिंग, तो अगर इसको नीचे की तरफ फोर्स दिया जाए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर की तरफ, तो दोनों का बीच जो रिलेशन है
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो कैसा है बोले तो माइनस होगा एक तो, क्योंकि माइनस क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। एफ इज द अप्लाइड फोर्स, फोर्स या इसको लोड भी बोला जाता है, और एक्स क्या है, इलोंगेशन और डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। इस माइनस के का जो कांस्टेंट है के जो है इसे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट के को। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी क्या होगा, तो सबसे वर्क डन का मतलब क्या है, एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, तो एफ क्या निकला माइनस के एक्स डी एक्स होगा, कि ये कॉन्स्टेंट है माइनस से बाहर निकल दिया, और कहाँ से कहाँ लिमिट होगा, एक से जीरो, क्यों, क्योंकि बढ़ेगा कमेगा, तो एक से जीरो, तो माइनस को हम लोग घुसाएंगे तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगा, जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स, तो दैट इज के, एक्स का पावर है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ potential energy of spring. This is the expression of the potential energy of the spring. समझे, हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। यहाँ से अगर आपको एक न्यूमेरिकल कराऊं, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, एक ही तो कराऊंगा, बेकार आपका दिमाग में प्रेशर देकर मेरा क्या होगा। हम लोग ऐसा करेंगे कि एक दो न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे जिससे आपको फुल कॉन्सेप्ट और फुल नॉलेज गेन हो जाए। मैं अननेसेसरी आपको कोई भी चीज़ नहीं कराऊंगा। सो अगर मैं आप लोग को बोलूं टू स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या क्या, K1 एंड K2, जहां पर K1 ग्रेटर देन K2 आर पुल्ड विथ सेम फोर्स, सेम फोर्स से पुल कर रहा है, तो इन व्हिच स्प्रिंग मोर वर्क विल बी डन, इन व्हिच स्प्रिंग वर्क डन विल बी मोर, वर्क डन विल बी मोर, ये है क्वेश्चन। किस स्प्रिंग में वर्क डन ज़्यादा होगा, मतलब जो तो स्प्रिंग है, देखिए यहाँ पर एक तो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, यहाँ पर एक तो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, दोनों को सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, तो खींचे जाने से इसका इलोंगेशन x1 होगा, इसके इलोंगेशन x2 होगा, तो किस में ज़्यादा वर्क डन होगा ये पूछा है, इसे बोला है विथ सेम फोर्स। तो मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस के x1 और एफ इक्वल्स टू माइनस के x2, K1 x1 K2 x2, लेकिन फोर्स सेम है, तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे एफ बाई एफ करेंगे, तो क्या पड़ा रहेगा K1 बाई K2 इंटू x1 बाई x2, एफ एफ कैंसिल, तो देयरफॉर K1 बाई K2 इंटू x1 बाई x2 इक्वल्स टू 1, तो x1 बाई x2 इक्वल्स टू क्या आ गया, K2 बाई K1, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए। अभी इसको यूज़ करके हम लोग वर्क डन निकालेंगे। अभी स्प्रिंग का वर्क डन, अगर पहला वाला स्प्रिंग का वर्क डन अगर निकाले वो क्या होगा, हाफ K1 x1 स्क्वायर, सेकेंड वाला स्प्रिंग का होगा हाफ K2 x2 स्क्वायर। अब अगर दोनों को डिवाइड करेंगे W1 बाई W2 क्या होगा, हाफ हाफ कट जाएगा, K1 बाई K2 इंटू x1 बाई x2 होल स्क्वायर। तो इसको देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, K1 x1 बाई K2 x2 इंटू x1 बाई x2 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, और K1 x1 K2 x2 यही क्या है f, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, f बाई एफ इंटू x1 बाई x2, तो एफ एफ कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x1 बाई x2, और यहीं से देखिए x1 बाई x2 क्या निकला, K2 बाई K1, K2 बाई K1। अभी क्वेश्चन में दिया है K1 ग्रेटर देन K2, तो K2 बाई K1 क्या हो जाएगा, लेस देन 1, अगर ये नीचे आ जाएगा तो लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, W1 बाई W2 क्या हो गया, लेस देन 1, देयरफॉर W1 लेस देन W2। तो किस में वर्क डन ज़्यादा होगा, तो सेकेंड स्प्रिंग में वर्क डन ज़्यादा होगा। समझे क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया,
तो सेकेंड स्प्रिंग में वर्क डन ज़्यादा होगा। और यही सेम क्वेश्चन अगर मैं घुमा दूं, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5 डन। अभी सेम क्वेश्चन है, अब पुल्ड विथ सेम फोर्स था, तो अभी मैं दे रहा हूँ पुल्ड विथ सेम इलोंगेशन, पुल टू सेम लेंथ, मतलब फोर्स अलग है, अभी क्या है पुल टू सेम लेंथ, इसको मैं चेंज करके कर रहा हूँ पुल्ड टू सेम लेंथ। तो मतलब सेम होगा, लेकिन यहाँ पर लेंथ सेम होगा, मतलब x सेम होगा, लेकिन फोर्स अलग है। तो इधर क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू माइनस K1x, F2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस K2x। तो उधर क्या था, फोर्स सेम था, अभी मैंने फोर्स को चेंज करके क्या कर दिया, लेंथ को सेम कर दिया, इलोंगेट हो रहा है सेम लेंथ। तो वर्क डन क्या होगा, W1 बाई W2 क्या होगा, हाफ K1 x स्क्वायर बाई हाफ K2 x स्क्वायर, दैट इज K1 बाई K2। और K1 बाई K2 में कौन बड़ा है, K1 बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन 1, W1 ग्रेटर देन W2। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया अभी। तो किसमें ज़्यादा, अभी इस कंडीशन में कौन ज़्यादा काम करेगा, फर्स्ट स्प्रिंग ज़्यादा काम करेगा, यही है मेन बात, स्प्रिंग क्या होगा। तो ओवरऑल मैंने आप लोग को एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे दिया और वहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा करा दिया हूँ। आई होप एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोग सीख चुके हैं। इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं कॉलिजन्स के बारे में स्टडी कराऊंगा। तब तक के लिए आप ये वाला फॉलो कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में मुझे पूछिए, कुछ भी डाउट होता है, ये पूरा लेक्चर में कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट में मुझे पूछिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड करूँगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।